हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 का साइंस का पेपर 2020 का। 2021 में पेपर नहीं हुए थे कोविड की वजह से, तो इसका पूरा सॉल्यूशन है। आप देख सकते हैं आपकी कितनी तैयारी है। ठीक है, और वीडियो स्किप नहीं करना, कितना भी लॉन्ग हो, पर आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं। फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल हैं सभी मैं इसमें पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊँगी। इससे पहले भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ साइंस इंग्लिश हिंदी 10th 12th का, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले ये 70 मार्क्स का आपका होता है रिटर्न, 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, 15 मिनट आपको पेपर रीड करने के मिलते हैं। उसके बाद का खा गा में बटा हुआ है ये, और आपको सभी प्रश्न करने होते हैं। सभी के पहले MCQ आएंगे शॉर्ट, फिर लॉन्ग करते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स के देख लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो ये होता है आभासी, सीधा व छोटा। दूरदृष्टि के कारण वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ये बनता है रेटिना से पीछे। और निकटदर्शी पूछे तो आपको रेटिना से आगे वाला टिक लगाना है। ठीक है, ये वाला। दूरदर्शी पूछा तो रेटिना से पीछे बन जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा था कि दूरदर्शी दोष में कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो उत्तल लेंस। और निकटदर्शी पूछे तो अवतल लेंस। बहुत पूछा गया है, इसको याद रखना। ठीक है, निकटदर्शी दोष में अवतल लेंस और दूरदर्शी दोष में उत्तल लेंस। और अवतल लेंस में माइनस लेते हैं सभी चीज़। नेत्र लेंस की प्रकृति पूछी जाती है तो ये अभिसारी होता है। ठीक है, अभिसारी अपसारी बता चुकी हूँ मैं। फैलाना अपसारी, एक पे एक अंत करता अभिसारी। ठीक है, उत्तल लेंस होता है अभिसारी और अवतल होता है अपसारी। फिर ये न्यूमेरिकल ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, श्रेणी समांतर वाला वीडियो देख लीजिए। तो इसका आंसर आएगा 1:4। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, ये होता है टंगस्टन का, इसका सिंबल होता है W। और हीटर के तार का पूछे तो नाइक्रोम का। ठीक है, ये हो गए। ये सम से हमारा अपवर्तनांक वाला। कौन सा माध्यम अधिक सघन माध्यम है, जिसमें अधिक होगा वही अधिक होगा। 60A में है तो ये यही सघन हो गया। अब इसने पूछा है कि A के सापेक्ष B का अपवर्तनांक बताना है, तो कैसे निकालेंगे स्नेल के नियम से। साइन I अपॉन साइन R, ये फॉर्मूला होता है स्नेल का। साइन I अपॉन साइन R बराबर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे। देखो ये वाला हमें यहाँ पे बनता है हमारा अपवर्तन कोण, ये सॉरी आपका है आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण क्या है यहाँ पे I, आपतन कोण। और ये है यहाँ पे अपवर्तन कोण R। तो सबसे पहले यहाँ क्षैतिज कोण 90 का बनेगा, तो सबसे पहले हम 90 में से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 90 में से 60 माइनस करो, क्या आएगा। साइन I का मान कितना आ गया 30। इस तरह से 45 को माइनस करो 90 में से, तो ये भी हमारा क्या बचा 45। ठीक है, अब 30 45 को रख लेंगे यहाँ पे फॉर्मूले में। डायरेक्ट वैल्यू रख रही हूँ मैं। I की वैल्यू कितनी निकाली हमने 30, और इसको रखेंगे 45। इसका मान रख दो। 30 का मान कितना होता है 1/2, इसका होता है 1/√2। √2 ऊपर पहुंचा दो, क्या बचेगा √2/2। अब ये 2 है, ये √2 इसको नहीं काट सकते, पर हम आपने देखा होगा किसी रूट से अगर मल्टीप्लाई करें तो सिंपल डिजिट वही आता है। √2 करेंगे तो रूट हट के 2 आ जाता है। इसी तरह से हम इस वाले 2 को √2 में लिख सकते हैं ना ऐसे। इसका मतलब ये है कि ये 2 लिखा हुआ है। अब मैंने इसलिए क्यों कि ऐसे हम इसको कट कर सकूं, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 1 बचा, 1/√2। ये हमारा अपवर्तनांक निकल आया। ठीक है, इसका कोई मात्रक तो होता नहीं है, तो ये निकल आया। इसको ध्यान रखना, रूट वाला मैंने कैसे बताया। इस 2 को मैंने इस तरह से रख दिया। अगर 4 का होता तो √4 इंटू √4 का करते तो 4 आ जाता। इस तरह से हम रख लेते हैं, तो इसका आंसर आएगा 1/√2। क्लियर। नेक्स्ट देखो, निकटदर्शी दोष से पीड़ित व्यक्ति है, तो निकटदर्शी अभी जैसे मैंने बताया कि अवतल लेंस यूज होगा तो ये माइनस में लेंगे, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक में कर सकते हैं F=-x। एक इन्फिनिटी वाला भी होता है, BU करके निकालते हैं, वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। शॉर्ट ट्रिक में ये रख देंगे तो F का मान तो -80 आ गया। ठीक है, अब क्षमता भी पूछिए, P पूछा है, सेंटीमीटर में वैल्यू दे रखी है, तो P के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो सेंटीमीटर है क्या मीटर। तो मीटर में हम लगाते हैं 1/f और सेंटीमीटर में लगाते हैं 100/f। ठीक है, तो हमारे पास सेंटीमीटर, हम सेंटीमीटर में लगाएंगे, तो 100/80। आप कॉपी पे नोट डाउन करके कर सकते हैं। 0 से 0 गया, 8 का डायरेक्ट दे लो 10 में। 8 का अगर हम डिवाइड देंगे 10 में, देखो तो 8 बन जाए 8, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, फिर 0 बढ़ाएंगे, 8 2 16,
4 बचेगा, फिर 8 5 जब 40 हो जाएगा। तो टोटल आप कॉपी पे करके देखो, यही आएगा आंसर 1.25। और क्षमता का मात्रा डायोप्टर, तो पीछे डायोप्टर लगा देंगे, यही आएगा। अगर आप 8 10 में 8 का डिवाइड देंगे तो ये निकल के आ जाएगा पी। सेंटीमीटर में क्यों लगा, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है। तो क्षमता तो होगी हमारी ये 1.25, और प्रकृति पूछिए तो अवतल लेंस का यूज होगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष है। क्लियर, ये हो गया। फिजिक्स में न्यूमेरिकल में थोड़ा टाइम लग जाता है, बाकी बायो में तो कुछ भी नहीं, और केमिस्ट्री में भी समझाना पड़ेगा। फिर तारीख क्यों टिमटिमाते हैं, सिंपल सा आंसर देना है आपको, अपवर्तन के कारण। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर में तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। और आकाश का रंग नीला पूछा जाए तो प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, और आकाश से चंद्रमा देखने पर कैसे दिखाई पड़ता है, काला। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं होता। ये क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन पूछे तो आकाश का रंग नीला दिखाई देना। अब देखो ये भी सवाल है, ये थ्योरी है, ये आपका सवाल है। इसको भी आप वैसे ही कर सकते हैं। 15 सेंटी अवतल है तो एफ ले लो 15, माइनस में लेंगे, अवतल बोला है। और 30 सेंटीमीटर दूर, ये भी माइनस में होगा 30, ये माइनस 2 सेंटीमीटर लंबाई, तो एच दे रखी है हमें 2 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, एक तो बी पूछा है और एक प्रतिबिंब की लंबाई, एक एच डैश पूछा है। ठीक है, बी और एच डैश निकालना है, ये हो गया। अब फॉर्मूले में हम रख लेते हैं। फॉर्मूला ये होता है हमारा अवतल का दर्पण का u प्लस बी। लेंस होता तो यहाँ पे माइनस लग जाता। तो f का वैल्यू कितना है, माइनस का 15, u का वैल्यू है माइनस का 30, ये माइनस है, और ये हमें b निकालना है। तो हम जब b निकालेंगे तो -1/30 ये आ गया। जब माइनस का इधर लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। एलसीएम ले लो, 30 आएगा, -30 बन जा 30, 15 का डिवाइड तो 30 में 2 टाइम्स आएगा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब 2 में से बन गया तो क्या बचेगा, 1। तो ये हमारा बचा 1/30, 1/b इक्वल टू आएगा 1/30। आप कॉपी पे कर सकते हैं। ये बचा हमारा 1b इक्वल टू 1/30। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या ऐसे कर लो, तो 30 आंसर आ गया, ये b निकल आई। अब हमें एच डैश का फार्मूला ये होता है। ठीक है, एच डैश का फार्मूला, और आपको ये वाला कर लेते हैं, फिर निकालते हैं इसको। एच डैश अपॉन एच, और ये होता है बी अपॉन यू। तो एच डैश कितना दे रखा है, ये तो हमें निकालना है यहाँ पे, और एच हमें दे रखा है 2, तो ये हमें निकाला है, इसको ऐसे लिख देंगे, 2 दे रखा है। बी अभी हमने 30 निकाला है, और यू माइनस का ले लेंगे, कितना, यू आपका कितना दे रखा था, 30 सेंटीमीटर दूर, तो इससे ये कट गया, तो एच इजिकल टू आ जाएगा, ये जाएगा 2। ठीक है, 2 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब तरह तो यहाँ पे माइनस लगा लो, फिर ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से एच आ जाएगा आपका 2। इस तरह से ये निकाल लेते हैं। इससे पहले मैं चैप्टर बाई चैप्टर करवा चुकी हूँ, तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं। अब देख लेते हैं बड़ विक्षेपण। बड़ विक्षेपण बहुत सिंपल है, इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कई बार बता भी दिया मैंने, कि जब किसी प्रकाश स्रोत से सूर्य का प्रकाश जब श्वेत कांच के प्रिज्म से, ये प्रिज्म है कोई, यहाँ कोई प्रकाश का स्रोत है, यहाँ से किरणें आएंगी, यहाँ पे ये कोई प्रिज्म है, यहाँ से प्रकाश जब जाएगा तो ये इस पे जैसे ही प्रिज्म पे पड़ेगा, कोई श्वेत कलर का ये प्रिज्म है। ठीक है, तो ये 7 रंग इसमें से निकलते हैं, जिसका सही क्रम क्या होता है, विबग्योर, विबग्योर। ठीक है, YOR, ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ। वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैंगनी का सबसे अधिक, इसीलिए खतरे के सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं। और तरंग दैर्घ्य पूछे तो लाल की अधिक, बैंगनी की कम। ठीक है, तो प्रकाश का, श्वेत प्रकाश का किसी प्रिज्म से निकलकर 7 रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है, बड़ विक्षेपण। और जिस पट्टी पे प्राप्त होते हैं उसे स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रिज्म का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये हो गया। देखो ये भी सम्स है। फिजिक्स में आपको सबसे ज़्यादा सम्स ही मिलने वाले। देखो ये भी सवाल है। अगर आप सवाल कर लेंगे तो आपको थ्योरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सम्स आपकी कैलकुलेशन वीक है तो फिर आप थ्योरी पे फोकस करो। तो देखो ये सवाल है, 60 वाट 220 वोल्ट है, इधर 100 वाट 220 वोल्ट। ठीक है, ये दो विद्युत बल्ब श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो आपको आई बतानी है दोनों बल्ब में अलग अलग। तो सबसे पहले हम P1 मान लेते हैं 60 वाट। यूनिट से पहचान लिया करो, वाट इसका मात्रक होता है और वोल्ट किसका मात्रक है? बी का। तो 220, ये B1 हो गया। तो हम I1 निकाल लेते हैं पहले बल्ब के लिए। I बराबर फार्मूला रख देंगे P अपॉन बी, तो P1 अपॉन B1। तो 60 अपॉन 20 20, ये वोल्ट दे रखा है, 0 से 0 कट जाएगा, 2 3 6। तो इस तरह से आ जाएगा 3/11 एम्पियर। और पॉइंट में करना चाहते तो रख दो। तो आई का मात्रा एम्पियर होता था 3/11 एम्पियर। और धारा को अमीटर से मापते हैं, ये भी पूछा जाता है। पहला आंसर निकला है 3/11 एम्पियर। पॉइंट में चाहो तो और भी इसको डिवाइड दे सकते हो। अब P2 हमें दे रखा है 100 और B2 सेम है यहाँ पे 220 वोल्ट। ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दे रखा है 220 वोल्ट, पर आपको एक ही रखना है। अब आपको क्या निकालना? I2 निकाल देना है। तो P2 अपॉन B2, सेम यही फार्मूला फिर से रख देंगे। 100 अपॉन 2 2 0 0 0 गया, 2 5 जा 10, इसका आ जाएगा 5/11। इसको भी आप और चाहो तो पॉइंट में निकाल सकते हो, नहीं इतना ही रख दो, 5/11 एम्पियर। तो इस तरह से बहुत ही ईजी था ये 4 नंबर का। आप दोनों निकाल दोगे तो आपके पूरे 4 मार्क्स हो गए। धारा हमने निकाली दी। किसी चालक के प्रतिरोध से आपका क्या तात्पर्य? किन किन कारकों पर निर्भर करता है? ये प्रतिरोध का ओम का नियम है। ओम के नियम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। क्या होता है? ये होता है B = I × R। आई निकालेंगे तो क्या बनेगा? B/R। और R निकालेंगे तो B/I। R प्रतिरोध है, B विभवांतर, I धारा होती है। मात्र प्रतिरोध का ओम, विभवांतर का वोल्ट, धारा का एम्पियर। ठीक है, और प्रतिरोध यहाँ पे R एक नियतांक होता है, इसे प्रतिरोध कहते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। ये किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर। तो R प्रोपोर्शनल L। ठीक है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी करता है। तो L/A, मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो बढ़ेगा। और पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तार कितना होता है? अगर तार मोटा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा? कम। तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा? कम। तार पतला होगा तो उसका प्रतिरोध होगा अधिक। तो पदार्थ की प्रकृति पर हो गया, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, ये हो गया थ्योरी। ओम के नियम मैंने बताई दी और इससे पहले भी आपको करवा चुकी हूँ। अच्छा, ये चालक जो बोला था, चालक किसे कहते हैं? चालक उसे कहते हैं जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती उसे अचालक कहते हैं। चालक में धारा आसानी से चली जाती है वो कौन कौन सा है? सिल्वर चांदी हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया, मरकरी हो गया। ठीक है, कॉपर वगैरह का तो वायर भी बनते हैं। उसे बोलते हैं चालक, जिसमें धारा आसानी से फ्लो हो जाए। और अचालक किसे बोलते हैं? जिसमें धारा बिल्कुल प्रवाहित नहीं होती, जैसे हीरा, रेशम, मोम, कांच, रबर, सूखी लकड़ी, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती तो आपको अचालक कहलाते हैं। अर्धचालक वो होते हैं जिसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, चालक के भी और अचालक के भी, जैसे सिलिकॉन हो गया, ठीक है, जर्मेनियम हो गया, ये सारे अर्धचालक में आते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने आपको बता दिया। अब देख लेते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आपका क्या तात्पर्य और इससे कैसे प्रदर्शित करेंगे, और प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम। तो सबसे पहले देखो, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का निर्धारण वाला नियम कौन सा? दाएं हाथ का नियम। ये किससे ज्ञात की जाती है? प्रेरित धारा की दिशा दाएं हाथ के नियम से। ये मैं आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ, दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम। अलग से शॉर्ट में वीडियो डला हुआ है, इसका देख सकते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं? कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने की घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण, चुंबकीय फ्लक्स फाई को करते हैं, विद्युत वाहक बल यानी ई में प्रेरित होने की घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। और जो भी इससे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, यानी ई।
इसका सवाल मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ बाएं हाथ को मैं फटाफट से जल्दी बता देती हूँ कि इसमें पूछा गया ना प्रेरित धारा की दिशा, तो दाएं हाथ के नियम से याद करें, फिर आप लिखोगे कि फ्लेमिंग के अनुसार इन्होंने बोला था कि यदि हम दाएं हाथ में वैद्युत धारा ले जाने वाला तार इस प्रकार पकड़ें कि जो उंगलियां होती है हमारी तार पर लिपटी हों और अंगूठा क्या बताए, तार पर लिपटी उंगलियां और अंगूठा क्या बताए, वैद्युत धारा की दिशा में हो, जो थंब होगा वो धारा की दिशा में होगा, और जो तार पे उंगलियां इस तरह से लिपटी होंगी, तो जो उंगलियां लिपटी होती है वो किसकी दिशा बताएंगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ये दाएं हाथ का नियम। और बायां वाला तो आपका बहुत ही सिंपल है। बाएं वाले में क्या करना होता है, ये तो अपने बाएं हाथ के अंगूठे को और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं, लंबवत फैलाएं। ठीक है, तो जो बल है, बल की दिशा कौन बताएगा, अंगूठा, और उसके पास वाली उंगली बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और बीच वाली उंगली बताती है धारा की दिशा। कैसे, ये जो थंब होता है हमारा, ये तो बताता है एफ। ठीक है, इसके पास वाली उंगली बताती है बी, इसके बीच वाली उंगली बताती है आई। ठीक है, ये हमारा होता है दाएं हाथ का नियम। शॉर्ट में बता दी, इसको मैं बता चुकी हूँ वैसे। फिर ये सम्स है, ये तो बहुत ईजी है। देखो इन तीनों को सबसे पहले समान उसमें जोड़ेंगे, श्रेणी समांतर में, सॉरी, ये तीनों समांतर में जोड़ देंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसमें श्रेणी में जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा पहले तुल्य पे तो मतलब टोटल आर निकल आएगा, फिर हम ए और सी के बीच में निकाल लेंगे, इन तीनों को श्रेणी में जोड़ के ए सी का निकल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यही कर लेते हैं। सबसे पहले हम इन तीनों को जोड़ते हैं समांतर में। समांतर का फॉर्मूला आपको बता चुकी, 1/, करके लगता तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रही हूँ, 1/2, जितने हो उतने ले लो, 1/6, 1/6। एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 6 का फिर 2, 6 1 जा 6, तो ये आएगा हमारा टोटल 5/6। 1/r इधर चल ही रहा है हमारा, तो जब वैल्यू पलटेंगे तो 6 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा। ये 1 यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 6 में 5 का दोगे तो क्या आएगा, 1.2 ओम। ये हमारा इन तीनों का निकला है 1.2 ओम। कुछ नहीं किया, तीनों को समांतर में जोड़ दिया है, एलसीएम लेके हमने डिवाइड देते गए, 2 का 6 में किया 3 बार, 6 का 6 में 1 बार, 6 का फिर से 6 1 बार, 3 1 4 1 5/6 आया। ये 1 हटाएंगे तो वैल्यू पलट जाएगी, 6/5 हो जाएगा, 5 का देंगे तो 1.2 ओम आ जाएगा। अभी ये पूरा नहीं निकला, केवल हमने ये बीच का ही निकाला है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो ये इसका हम इन तीनों का निकाल के ले आए 1.2। अब इसके साथ सब श्रेणी में जोड़ दो, ये 3.5 भी श्रेणी में जुड़ जाएगा डायरेक्ट, और 2.0 इसको जोड़ के तो आंसर निकलेगा हमारा 6.7 ओम। प्रतिरोध का मात्रा ओम होता है। ठीक है, इस तरह से टोटल आर हमारी निकल आई, और श्रेणी का फॉर्मूला ये लगाना होता है, सीधा सीधा R1 R2 R3 तीनों ये ले लेंगे हम, इस तरह से जोड़ देंगे, ये हो गया फाइनल। फिर क्या पूछा उसने, ए और सी का, इन तीनों का पूछा, यहाँ से बीच वाली लाइन का। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ देंगे श्रेणी में, सीधा सीधा जोड़ दो, 6 और 2 8 हो जाएगा, तो इसका इसमें जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा आपका 11 में जोड़ेंगे 3.5, तो इस तरह से 14.5 ओम, ये आपका AC का निकल आएगा। ये हो गया। तो इस तरह से पूरी फिजिक्स के न्यूमेरिकल और थ्योरी मैंने आपको करवा दी। अब देख लेते हैं केमिस्ट्री का। खंड खा में फिजिक्स, खंड खा में केमिस्ट्री, और गा में मिलेगी आपको बायो। ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होते हैं कि ऐसी कौन सा तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो एक जिंक है, जिंक HCl से गिरा करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। ठीक है, दूसरा है कौन सा तो द्वितीय समूह का सदस्य है। द्वितीय का है तो कौन सा होगा, मैग्नीशियम, और प्रथम का पूछा होता तो लिथियम हो जाता। ये विकर्ण संबंध बहुत पूछा आता, तो लिथियम का संबंध किससे है, मैग्नीशियम से। ठीक है, विकर्ण संबंध ये हो गया। फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता, तो इसमें ये डबल बॉन्ड नहीं आती है संतृप्त में। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले असंतृप्त होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये असंतृप्त कहलाते हैं। ये मैंने आपको IPC वाले चैप्टर क्लियर करवा रखे हैं, वो 3 वीडियो IPC का देख लो आपको IPC, फिर उससे गलत नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन। तो उसमें मैंने आपको संतृप्त असंतृप्त भी बता रखा है। असंतृप्त वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आती है, यानी द्विबंध और त्रिबंध। और संतृप्त वो होते हैं इनमें देखो सिंगल बॉन्ड है, ये इतना बीच का कोण बनता है, पूछा आता है,
चतुष्फलकीय ऐसे ये 4 होते हैं, जैसे मेथेन हो गया, और एकल बंद सिंगल बॉन्ड आती है मेथेन का सर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आपका 4th वाला आंसर। ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें मैग्नीशियम था, इसमें जिंक था, इसमें ये हो गया। अब धावन सोडा व्यंजक चूर्ण के उपयोग लिखने हैं, बहुत सिंपल है। धावन सोडा का फॉर्मूला भी बता देते, पूछा जाता है Na2CO3.10H2। ठीक है, ये धावन सोडा हो गया। और रासायनिक नाम क्या होता है इसका? सोडियम कार्बोनेट। उपयोग पूछे हैं तो उपयोग लिखोगे कपड़े धोने में, जल को साफ करने में, इस तरह से आप लिख सकते हैं, और प्रयोगशाला में अपक्रमक के रूप में। व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला ये होता है CaOCl2। और रासायन इसको हिंदी में कैसे रासायनिक बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका भी मैं 5 आपको करवा चुकी हूँ। POP, अब तो एक हट गया सिलेबस में से आपको, 9 हटा दिया, तो POP फिटकरी के जा गया, आ गया है। POP करवा दिया, व्यंजक चूर्ण, धावन सोडा और बेकिंग सोडा। इसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा 100% आपको। तो रिवीजन करवा देती हूँ। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तो हो गया बेकिंग सोडा। धावन सोडा व्यंजक चूर्ण बता ही दिया मैंने। POP का आपका ये हो गया कैल्शियम सल्फेट, पॉइंट लाएंगे यहाँ पे 1/2H2O, हेमी हाइड्रेट। ठीक है, ये POP हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपको चारों अच्छे से याद होने चाहिए। रासायनिक नाम, अड़सूत और बनाने की विधि। उपयोग, व्यंजक चूर्ण के उपयोग यही प्रयोगशाला में आपके के रूम में। ठीक है, कपड़े उद्योग में, कांच उद्योग में, ये हो गया। कपड़े उद्योग में भी करते हैं इसका। कांच उद्योग में ये धावन सोडा का है। व्यंजक चूर्ण रंग उड़ाने में हेल्प करता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जल को साफ करने में। ठीक है, जल को साफ करने में, कपड़ा उद्योग में, प्रयोगशाला में अपक्रमक के रूप में, ये कर सकते हैं। फिर संतृप्त असंतृप्त भी जस्ट मैंने आपको समझा दिया। पहला अंतर तो आप कर ही लगेंगे, इसमें एकल बंध आता है संतृप्त में, इसमें द्विबंध और त्रिबंध आते हैं। एग्जाम्पल संतृप्त में एकल बंध वाले कौन से हैं? CH4 है, C2H6 है, सभी में सिंगल बॉन्ड आती है। और संतृप्त एग्जाम्पल हो जाएंगे एथिलीन हो गया, C2H4, जो फलों को पकाने में यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लाइन खींच के डिफरेंस लिखेंगे। C2H2 एसिटिलीन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आती है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और एथिलीन में डबल बॉन्ड आती है। तो ये सारे असंतृप्त के हो गए। संतृप्त में मेथेन एथेन प्रोपेन लिखोगे, असंतृप्त में एथिलीन एसिटिलीन ये लिख दोगे। क्लियर? इस तरह से आप अंतर बना दोगे। संतृप्त में लिखना ये कम क्रियाशील होते हैं, ये अधिक क्रियाशील होते हैं। और ये ब्रोमीन जल का भूरा रंग नहीं उड़ाते हैं, ये असंतृप्त उड़ा देते हैं। इस तरह से आप कर सकते हो। और ये प्रतिस्थापन विधि को प्रदर्शित करते हैं, और असंतृप्त योगात्मक विधि को प्रदर्शित करते हैं। 2 ही नंबर में आप 2 ही लिख दो, बस बहुत है, मैंने बहुत बता दिए। 4 फिर है आपका एल्कोहल और अम्ल के साथ कोई क्रिया बतानी है, आपको उसका नाम देना है। तो इस सब क्रिया का नाम है एस्ट्रीकरण। क्या है सब क्रिया का नाम? एस्ट्रीकरण। फॉर्मूले केमिस्ट्री में जितना अच्छे याद कर लोगे उतनी अच्छी आपकी केमिस्ट्री हो जाएगी। तो एल्कोहल का कोई फॉर्मूला ले लो। एल्कोहल में OH आता है, तो हमने ये ले लिया, एथिल एल्कोहल ले लिया। ठीक है, इसकी क्रिया किसी अम्ल से करानी, तो अम्ल में मैंने ले लिया, स्टार्टिंग से लिखूं अच्छे से, देखो एथिल अल्कोहल ले लिया, आप कॉपी पे कहीं नोट डाउन कर लो। अम्ल ले लिया, एसिटिक अम्ल, इसे सिरका भी कहते हैं, और यहाँ पे एरो लगा के इसे बनाएंगे। IPC नाम पूछे तो एथेनॉल, OH पे नॉल का आता है, और इसका एथेनोइक अम्ल, COH पे नोइक अम्ल आता है। जब आप IPC वाली वीडियो देख लोगे तो आपको आ जाएगा। इससे हम कराएंगे तो हमारा बनेगा, HTM से क्रिया कराएंगे तो क्या पता ये बनेगा CH3, ये ले लेंगे CH3 ये वाला, और ये पूरा उठा लो CH3 CO ये ले लिया, और ये जोड़ दो C2H5। ठीक है, तो ये बन गया आपका एथिल एथेनॉइड। एथिल एथेनॉइड बन गया C2H5 प्लस HHO, तो यहाँ से बन जाएगा पानी। एथिल एथेनॉइड और पानी हो गया। ये हो गया। एस्टी का नाम बता ही दिया मैंने। दूसरा देख लेते हैं। केवल रासायनिक समीकरण देने हैं आपको। क्या होता है ऐसे पूछते हैं ना, एथिल की क्रिया सोडियम से करानी है, तो एथिल अल्कोहल अभी मैंने जस्ट फार्मूला बताया, ये रहा एथिल अल्कोहल, इसकी क्रिया सोडियम से करा दो, तो फार्मूला क्या होता है? सोडियम का Na होता है। तो इससे बनाओ, तो इससे बनेगा हमारा C2H5ONa प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो गैस के लिए ऊपर एरो करते हैं, अब अच्छे के लिए नीचे। अब ये बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कैसे करेंगे?
2 यहाँ लगेगा, एक 2 यहाँ लगेगा, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 आगे की साइड आएगा। तो इस तरह से बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 इस साइड, 2 साइड इस साइड लगा देना। इसका नाम क्या है, इसको पढ़ते हैं सोडियम एथॉक्साइड। ये बना था C2H5ONa, तो इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। और एथिल ग्लिसरॉल तो बता ही दिया, ये हो गया। अब मेथेन से क्लोरीन, मेथेन क्लोरीन से अपक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो मेथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, जो धान के खेतों में मिलती है। मेथेन का फॉर्मूला था CH4, इसकी क्रिया करानी क्लोरीन से, तो इससे क्या बन जाएगा CH3Cl। यहाँ से एक H कम कर दिया, यहाँ से Cl उठा लिया, तो प्लस, अब इससे बनेगा एक H यहाँ बचा, एक Cl यहाँ बचा, तो बनेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसका नाम बन जाएगा मैथिल क्लोराइड। ये Cl है और प्लस लगा हुआ है, मैथिल क्लोराइड और HCl बन जाएगा इससे। ये हो गया मेथेन और क्लोरीन की क्रिया से, CH3Cl, मैथिल क्लोराइड प्लस HCl, ये दोनों हो गए। एसिटिक अम्ल के दो रासायनिक गुण का और रासायनिक समीकरण बताना है। एसिटिक अम्ल जस्ट अभी मैंने आपको बताया था CH3, जो गन्ने के रस में मिलता है, सिरका बनता है। एसिटिक अम्ल के क्या देनी है, रासायनिक समीकरण देने हैं 2। तो 2 रिएक्शन ऐसी लिख दो जिसमें एसिटिक अम्ल का यूज हो रहा हो। एक तो मैंने अभी जस्ट आपको यहाँ बताई थी एस्टिकरण में, इससे पहले वाले में एस्टिकरण वाली सेम आ जाएगी। कौन सी बताई थी अभी, ये एथिल अल्कोहल की। एथिल अल्कोहल लेंगे प्लस एसिटिक अम्ल ले लिया हमने, क्योंकि एसिटिक अम्ल के ही तो पूछ रहा है वो, तो इससे बना देंगे। अभी जस्ट बनाया, ये ले लो इतना O और C2H5, इतना ये C2H5 ये, और प्लस H2 निकल गया, ठीक है। एक तो रासायनिक गुण हमने ये बता दिया, एस्टिकरण जिसे कहते हैं। दूसरा देखो, फिर से एसिटिक अम्ल लो, जिसका रासायनिक गुण पूछा था उसको पहले ही लिया जाता है, क्योंकि इसकी रिएक्शन दिखानी है। प्लस एक हम इसकी सोडियम से क्रिया दिखा देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे बन जाएगा हमारा CH3, ये उठा लो CH3CO पूरा, प्लस Na यहाँ से जोड़ दो, ठीक है, ये जोड़ दिया हमने। अब H और H ये बचेगा, यहाँ से पानी, ये वाला O, HHO, इससे बना दो पानी, ठीक है। इसका नाम सोडियम एसीटेट, इसका नाम क्या हो जाएगा, Na से सोडियम, इसको पूरे को एसीटेट कहते हैं, सोडियम एसीटेट, और ये पानी बन गया। तो ये हो गया एसिटिक अम्ल के 2 गुण, यहाँ तक हो गया हमारा। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, मेंडलीव ने दिया था, फिर आधुनिक आवर्त नियम मोजले ने दिया था। मेंडलीव ने क्या बताया था कि परमाणु क्रमांक, और इन्होंने बोला था परमाणु क्रमांक, और मेंडलीव ने बोला था परमाणु भार, ठीक है। मेंडलीव ने क्या बोला था, परमाणु भार को माना था, और इन्होंने माना है परमाणु क्रमांक। कैसे लिखेंगे, मोजले ने क्या बताया था कि तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। 2 नंबर, 1 नंबर में बस इतना हो जाएगा। अब इसमें भर्जन किसे कहते हैं, भर्जन, प्रगलन, गालक, इनको याद करो, इनकी डेफिनेशन बहुत पूछी आती है। तो भर्जन किसे कहते हैं, सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर गलनांक से नीचे, गलनांक से थोड़ा नीचे रखना है, वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया को भर्जन या जारण कहते हैं। इंग्लिश में रोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। रोस्टिंग मतलब भूनना एक तरीके से। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, भर्जन किसे कहते हैं, सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर गलनांक से नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया को भर्जन या जारण कहते हैं, इंग्लिश में रोस्टिंग कहते हैं, एक तरह से भूनना, ठीक है। ये हो गया। अब देख लेते हैं खाने के सोडे की। अभी मैंने बताया था इसका फार्मूला, खाने के सोडे का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3, रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। इन चारों में से एक डेफिनेटली आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको चारों अच्छे से
आने चाहिए। ठीक है, तो इसको बनाने की विधि क्या है, सोडियम कार्बोनेट को ले लो, सोडियम कार्बोनेट प्लस पानी ले लो प्लस CO2 ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये तीनों लेके एरो ला के इसको बना दो, यही बन जाएगा NaHCO3, NaHCO3, ये बन जाएगा। बैलेंस करने के लिए बस आपको यहाँ पे 2 लगा देना है, सब बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस करना आपको सिखा दिया मैंने, वीडियो देख सकते हैं आप, समीकरण को संतुलित करना। तो n यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, इस तरह से बैलेंस हो गया। सोडियम कार्बोनेट पानी और CO2 को लेके ये बन जाएगा आपका खाने का सोडा। ये हो गया 2 नंबर। रासायनिक नाम और सूत्र पूछता है, कभी बनाने की विधि पूछता है, कभी उपयोग पूछता है, तो आपको चारों चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए, नाम और सूत्र, विधि और उपयोग। और इसका उपयोग कैसे लिखोगे, कच्चे दूध में मिलाने से दूध देर में फटता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर बनाने में, प्रयोगशाला में आप कर रहे हो, रूम में, इस तरह से कर सकते हैं। pH मान भी बहुत पूछे जाते हैं, अम्ल क्षार लवण वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से कर लेना, मैंने करवा भी दिया। तो अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच किससे करते हैं, pH पैमाने से करते हैं। ये pH पैमाने से एक स्केल होती है, उसमें 0 से 14 तक नंबर होते हैं। यहाँ 7 पे उदासीन होता है और 7 से कम पे अम्लीय होता है और अधिक हो जाए तो क्षारीय। और जल का pH मान बहुत पूछा जाता है, 7 होता है उदासीन, मतलब जल में कोई टेस्ट नहीं होता, ना रंगहीन, ना गंधहीन, ना स्वादहीन। ठीक है, तो जल का pH मान याद रखना 7 होता है उदासीन। ठीक है, 7 अगर किसी का pH मान ये है तो जल का उदासीन हो गया, 7 से कम है 3 हो गया, 3.2 हो गया, तो ये सब अम्ल में जाएंगे। और 7 से अधिक है तो क्या जाएगा, क्षार। ठीक है, अब इसमें देखो क्या पूछा गया है कि pH मान अगर 8 है तो विलयन की प्रकृति क्या होगी। अब मैंने बताया जस्ट अभी, 7 से अधिक ही तो हुआ 8, जैसे ही 8 हो गया तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय। ठीक है, 7 से कम हो तो अम्लीय है, 7 से अधिक है तो क्षारीय है, और केवल 7 हो तो उदासीन, जैसे कि पानी। जल का पूछे तो 7 होता है इसका pH मान। क्लियर, pH मान मैंने आपको बता ही दिया। फिर आपका आएगा अथवा में, मैं अथवा के भी क्वेश्चन करवा दे रही पूरे क्लियर, क्योंकि एग्जाम में सब इम्पोर्टेंट है। आपको जो अच्छे सबसे बेस्ट आए वो आपको करके आना है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, निस्तापन और साबुन। प्रतिस्थापन में क्या होता है कि इसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी क्रिया को प्रतिस्थापन कहते हैं। मतलब एक दूसरे से, जैसे रिएक्शन देखो मैं बताऊं, जैसे आयरन है, Fe आयरन होता है और इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं, कॉपर सल्फेट से, Cu कॉपर सल्फेट से, ऐसे करके एरो बना देंगे। तो Fe तो SO4 से क्रिया कर लेगा, ये आयन में आदान प्रदान हो गया, Fe ने SO4 से क्रिया कर ली और Cu अलग हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारे प्रतिस्थापन। ठीक है, ये हो गया। अब निस्तापन देखो, निस्तापन किसे कहते हैं, निस्तापन, भर्जन और प्रगलन गालक, 4 डेफिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट, को याद कर लेना, कोई ना कोई एग्जाम में आ जाती है। निस्तापन किसे कहते हैं, सांद्रित एसिड को वायु की अनुपस्थिति में, मतलब वायु नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। उच्च ताप पर गर्म करते हैं गलनांक से नीचे और वायु की अनुपस्थिति में, ये हो गया हमारा निस्तापन। साबुन, साबुन क्या होता है, ये उच्च अणुभार वाले होते हैं साबुन। ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम के लवण होते हैं। ठीक है, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम के लवण होते हैं। साबुन का फॉर्मूला ये होता है C17H35 COO N लगा दो चाहे K लगा दो, सोडियम पोटेशियम के लवण होते हैं, अभी बताया आपको। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन अगर साबुनीकरण पूछा जाए इसी में लिख सकते हो आप, कैसे करेंगे कि जब तेल या वसा को किसी क्षार के साथ गर्म करते हैं तो साबुन बनता है। ठीक है, और साबुन बनने की ये क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। साबुनीकरण में अलग से भी करवा दूंगी, इसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होता है, इस तरह से CH2O CO C17H35 इस तरह से लिख के फिर जब उसकी क्षार से क्रिया कराएंगे, ये पूरा तेल बसा का फॉर्मूला आएगा, क्षार से क्रिया कराएंगे, फिर आपका साबुन बन जाएगा। इसको मैं अलग से आपको बता दूंगी, बस आप हिंदी में इतना ही लिख देंगे साबुन का। ठीक है, अपमार्जक क्या होते हैं, जिसे डिटर्जेंट भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट। तो ये अपमार्जक क्या होता है, ये मृदु जल हो या कठोर जल हो, दोनों के साथ झाग बना लेते हैं। ठीक है, आसानी से।
तो इसमें यूज करते हो, ये लंबी श्रृंखला वाले होते हैं। कैसे होते हैं? इनकी लंबी चेन होती है। और सल्फोनिक लवण कहलाते हैं, ये सल्फोनिक या अमोनियम लवण कहलाते हैं। ठीक है, आप लिखोगे कि अपमार्जक लंबी कार्बनिक श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण या लंबी श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं, जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं, और ये मृदु जल और कठोर जल दोनों में झाग देते हैं। इनका उपयोग शैम्पू, कपड़े धोने के साबुन में किया जाता है, तभी तो उसमें झाग बन जाते हैं, चाहे कैसा भी पानी हो। ठीक है, इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं। अब आपका आता है बायो। मुक्लन पाया जाता है, तो ये हाइड्रा, इसका आंसर हाइड्रा हो जाएगा। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, तो ये हमारा कोयला। ठीक है, जीवाश्म ईंधन होते क्या है कि ऐसा ईंधन जिनकी उत्पत्ति करोड़ों वर्षों पहले जीव जंतु और वनस्पति इनके मरने से, सड़ने गलने से उच्च दाब पर क्रिया करके पृथ्वी में दब गए, उसी से कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस बनी, तो यही हो गया हमारे जीवाश्म। ये हो गया। और इसी में एक नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय पूछ ले जाते हैं। नवीकरण वो होते हैं जिनका यूज हम दोबारा से आसानी से मिल जाते हैं, उनका कर सकते हैं। अनवीकरण वो होते हैं जिनका यूज दोबारा से नहीं होता और बहुत मुश्किल से मिलते हैं। नवीकरण में आपका सौर ऊर्जा आ जाएगा। ठीक है, इनका दोबारा से आराम से, इसको सौर ऊर्जा तो सूर्य से मिलती है, सबसे ज़्यादा आराम से मिल जाएगी आपको। और अनवीकरण में कोयला, पेट्रोल, ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत दिनों में बनते हैं, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो ये अनवीकरण संसाधन हो गए। फिर गा में है कि कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं, ये बायो स्टार्ट होगी खंड गा में। ठीक है, तो इसमें आएगा शुक्रवाहिका, थर्ड, ये मेल पार्ट होता है, बाकी ये तीनों फीमेल के हैं। इसमें पूछा कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो नहीं है, तो थर्ड हो गया। सुपेशी पोषण के लिए आवश्यक है, तो CO2 जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, तभी तो प्रकाशन की क्रिया होती है, भोजन तभी बनेगा। तो इसका आएगा ऑल। ठीक है, नेक्स्ट है क्या हो गया तुम एक पोषक स्तर के सभी जीवों को नष्ट कर दे। तो खास श्रृंखला जब भी बनती है, एक चेन से दूसरी चेन जुड़ती चली जाती है, शाकाहारी, मांसाहारी, इस तरह से सर्वाहारी चलता है ना। तो ऐसा करने क्या होगा, पारिस्थितिक तंत्र, जो पारिस्थितिक संतुलन है हमारा, वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, इकोसिस्टम पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि एक श्रृंखला से दूसरी श्रृंखला जुड़ी होती है। सबसे पहले घास खाने वाले आते हैं, ठीक है, गाय, भैंस, खरगोश, फिर उसको दूसरा खाएगा, दूसरे को तीसरे खाएगा। इस तरह से अगर देखो शेर का शिकार ही कर लिया जाए, मतलब शेर को ही अगर ख़त्म कर दिया जाए, तो हिरन को कौन खाएगा, हिरनों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस तरह से एक दूसरे को नियंत्रित करने के लिए, इकोसिस्टम को पूरा इक्वल बनाने के लिए सभी का होना जरूरी है। आप एक एक को पूरा नष्ट कर देंगे तो आगे की चैन कैसे जोड़ेगी, खास श्रृंखला ऐसी बनती है, एक दूसरे से चैन बनती आती है, हिरन को शेर खाएगा, शेर को कोई और, इस तरह से ये चलता रहता है। ठीक है, और मनुष्य सर्वाहारी में आता है, मनुष्य सब कुछ खा लेता है। जल संरक्षण में क्या करना है आपको, जल संरक्षण में मतलब जल को उपयोगिता बतानी, जल को इकट्ठे करने के क्या लाभ हैं, इस तरह से पूरा आपको डिफाइन करना है जल संरक्षण को। उसके बाद प्रदूषण क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रदूषण के नाम, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये इसको बना के ले सकते हैं, ये तो ऐसे भी कई बार पूछा जाता है। अवांछनीय जो भी गंदगी होती है वो प्रदूषण कहलाती है। पौधों में जल का परिवहन बताना किसके द्वारा होता है, ये जाइलम के द्वारा होता है। फिर पूरी प्रक्रिया आपको बतानी है। जल मतलब जाइलम, जा से जल, जा से जाइलम। ठीक है, जाइलम द्वारा। भोजन का पूछे तो फूड, फा से फूड और फा से आपका फ्लोअम। भोजन का खाद्य पदार्थों का पूछे तो खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है फ्लोअम द्वारा, और जल का होता है जाइलम द्वारा। ठीक है, ये सब हट गया आपका, ये सिलेबस में नहीं है। तंत्र का तंत्र को, ये केवल किसमें पाया जाता, जंतुओं में पाया जाता तंत्र का तंत्र, पौधों में नहीं पाया जाता। इसकी लंबाई 1.5 मीटर तक भी होती है। इस तरह से आपको डायग्राम बना के पूरा डिफाइन करना है। परवाह नियोजन की विधियाँ, जनसंख्या वाले चैप्टर से उसमें भी आप कर सकते हो। फिर पादप हार्मोन, ये तो बायो में क्वेश्चन तो बना के भी लिख सकते हैं। पादप हार्मोन क्या होता है, देखो पौधों से रस निकलता है, ठीक है, शाखाओं से। आप कैसे लिखेंगे,
कि पौधों की कुछ विशिष्ट कोशिकाओं में से एक विशेष प्रकार का रस या रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है या निकलता है। देखो आपने शाखाओं, जैसे आप गोंद कहते हो, चिपचिपा पदार्थ निकलता है कुछ कुछ शाखाओं से, उन्हें ही हार्मोन्स कहते हैं। पौधों में तंत्र का तंत्र नहीं पाया जाता है, जैसे जंतुओं में हार्मोन स्रावित होते हैं वैसे ही पौधों में भी होते हैं, ये हार्मोन्स कहलाते हैं। और पादप हार्मोन हमारे कितने होते हैं, देखो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है हमारा ऑक्सिन, क्या है, ऑक्सिन, ये पूछ ले जाते हैं पादप हार्मोन। दूसरा है जिब्रेलिन, क्या है, जिब्रेलिन। तीसरा साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। और फोर्थ है एब्सिसिक एसिड, फोर्थ क्या है, एब्सिसिक एसिड, इंग्लिश में आप शॉर्ट में एब्सिसिक ABA भी लिख सकते हैं। फिफ्थ है एथिलीन, एथिलीन, इस तरह से जैसे फलों पकाने में यूज करते हैं, इस तरह से आप पूरा इनका कार भी लिख सकते हैं। एथिलीन फलों को पकाने में यूज करते हैं, ठीक है। ये पत्तियों फूल पुष्पों के विलगन की तीव्र करता है। और ABA क्या होता है, और सबसे बड़ी बात एथिलीन का याद रखना, वृद्धि रोधक हार्मोन, मतलब पौधों को लंबा होने से रोकता है ये, और फलों को पकाने में हेल्प करता है। ये हो गया। ABA का यूज क्या होता है, ये तने की वृद्धि को धीरे कर देता है, तने की वृद्धि धीरे होती है, और पौधों की पत्तियां फूल इनको गिरने से बचाता है, ठीक है। और साइटोकाइन क्या करता है, प्रोटीन बनाने में सहायक होता है और बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है। और जिब्रेलिन क्या होता है, ये वाला सेकंड वाला जिब्रेलिन होता है कि बीज रहित फलों के उत्पादन में हेल्प करता है। बीज रहित जो होते हैं, जैसे केला हो गया आपका, ठीक है, अंगूर हो गया। और इसके आकार, इसके छिड़काव से, जिब्रेलिन के छिड़काव से फूलों और फलों का आकार बड़ा हो जाता है, फूलों को खिलने में सहायता करता है जिब्रेलिन, ये उसके उपयोग हो गए। ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या करता है, कोशिका वृद्धि करता है, जड़ तना वृद्धि को नियंत्रित करता है। और खरपतवार नाशक भी होता है, ये जो खेतों में खरपतवार उग जाती है तो उनको नष्ट करने में भी हेल्प करता है, इसके छिड़काव से वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इसका बना के लिख सकते हैं पादप हार्मोन। मानव पाचन तंत्र, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है हृदय का, एक मानव पाचन तंत्र, एक श्वसन तंत्र, इनको आप अच्छे से लॉन्ग में याद कर लो। और जैव विकास में डार्विनवाद, लैमार्कवाद, मेंडल के नियम, ये याद कर लो। मोस्ट इंपोर्टेंट से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, DNA RNA का पूरा नाम, ये सब। तो इस तरह से आपका पूरा ये लास्ट क्वेश्चन था, इससे मैंने आपको करवा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।